स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि रिसर्च का इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या यूजेज हैं और किन किन स्कोप्स कौन कौन से होते हैं हमारे रिसर्च का, हमारे नर्सिंग में किन किन तरीके से हम अपने रिसर्च का यूज कर सकते हैं या उसको हम किस तरीके से अपने नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि स्टेप्स ऑफ क्या होते हैं रिसर्च, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि रिसर्च को बिल्ड करते हैं, एक रिसर्च हम करते हैं। तो आज हम लोग का क्या टॉपिक है, हम लोग इसमें देखेंगे कि रिसर्च रिसर्च का स्टेप्स देखना है, रिसर्च स्टेप्स देखने हैं और उसके साथ साथ हम लोग को देखना है कि ईबीपी क्या होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिसर्च स्टेप के बारे में देखेंगे। साइंटिफिक रिसर्च जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम किन किन तरीके से मतलब उसको क्या कर सकते हैं, रिसर्च को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रिसर्च स्टेप्स और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम लोग को देखना है। क्या है स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, क्या है इंट्रोडक्शन इसका क्या है। द साइंटिफिक मेथड्स रेफर्स टू ए जनरल सेट ऑफ ऑर्डरली डिसिप्लिन प्रोसीजर यूज्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए सिस्टमेटिकली तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से, एक ऑर्डरली तरीके से हम कोई स्टेप फॉलो कर रहे हैं या कोई स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक मेथड्स कहलाएगा, किसी चीज को क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। तो किसको एक्वायर करना है, हम लोग को इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना है। ठीक, और क्या है, द साइंटिफिक मेथड इज कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये एक प्रकार का कंट्रोल मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कौन कौन से हम स्टेप्स को साइंटिफिक प्रोसेस में यूज करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, हमारे लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है कि कौन कौन से स्टेप्स हम किन किन तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में देखना है कौन कौन से स्टेप्स क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, पहला, it is a very systematic approach for determining truth and consist of the following different steps। बहुत सारे स्टेप्स इसमें क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले हम लोग को, इनका हमारे पास पूरा डिटेल वर्जन है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे स्लाइड्स में हमारे पास पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है कि किन किन तरीके से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और उसके रिगार्डिंग हम लोग को क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब हमको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन हमने लिया है उसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है और उसके साथ साथ उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कल ही हम लोगों ने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव हमारा एजम्पशंस होता है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपना आउटकम्स देखते हैं कि हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, तो उसको भी फार्मुलेट करेंगे। फार्मुलेट मतलब होता है बनाना। ठीक है, और क्या है हमारा, वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। और अब क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे, क्या हमने जो एजम्पशंस किया है वो सही है कि नहीं सही है। उसके साथ साथ क्या देखना है, ड्राइंग कंक्लूजन्स। हमको कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है कि जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं है और हमने किस तरीके से उसको क्या किया है, बनाया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, पहला स्टेप देखेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और क्या करना है, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला ही प्रोसेस हमारा होगा या पहला ही स्टेप्स होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। मतलब हम किस चीज पे क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पहले ये हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्या है हमारा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द साइंटिफिक इंक्वायरी बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का ये क्या है, हमारा इंक्वायरी है। ठीक है, साइंटिफिक इंक्वायरी है, हम उसको क्या करने के लिए, पता करने के लिए क्या करते हैं, चालू करते हैं। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है। ठीक, और क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या हो गया, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब क्या करना है हम लोग को, पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब किस प्रॉब्लम पे हम लोग को क्या करना है, अपना रिसर्च करना है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब हम लोग को क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग किस तरीके का इंफॉर्मेशन कहां से इकट्ठा करना है, ये सब सारी चीजों का हम क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। ठीक है, द ऑब्जर्वर मस्ट हैव द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड नॉलेज टू मेक ए रिलायबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन को रिलायबल बनाने के लिए हमको नॉलेज क्या करना है, एक्वायर करना है। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, द फिजिकल एनवायरनमेंट अंडर विच द ऑब्जर्वेशंस आर कलेक्टेड मस्ट बी फेवरेबल। सिंपल सा कहने का मतलब है जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, नॉइज, एयर, सब कुछ हमको क्या करना है, फेवरेबल कंडीशंस में रखना है, जिससे हमारा रिसर्च क्या हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन शुड नॉट अलाउ हिज पर्सनल इमोशंस, और हमको किसी भी ऑब्जर्वेशन में अपना पर्सनल इमोशंस अटैच नहीं करना है या पर्सनल इमोशंस को नहीं मिलाना है, जिस नहीं तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे बायस आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम हमको किसी भी प्रकार का पर्सनल जो इमोशंस है उसको उसमें मिक्सअप नहीं करना है। ठीक, तो ये क्या हो गया, पहला हो गया आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा हो गया कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब हमको क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना है और ऑर्गेनाइज करना है। हमने बहुत जगहों से क्या किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, अब हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करेंगे, लीनियर सीक्वेंस में उसको रखेंगे कि कब किस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत पड़ने वाली है रिसर्च में। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इन दिस स्टेप द कलेक्टेड फैक्ट्स आर क्लासिफाइड आर अरेंज्ड। हम क्या करेंगे, इसमें अरेंज करेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमको क्या करना है, पहले वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा कहने का मतलब है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जब हम लेके आते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को देखना है, क्योंकि वेरियस सोर्स से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है या बहुत जगहों से हमने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो उसको ऑर्गेनाइज अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या उसको क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अलग अलग करना उसको जरूरी है कि कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, certain if some relationship exist among the facts and the type of relationship that exist। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे जो एस्पेक्ट्स है उनसे क्या कर रहा है, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब सारी चीजें हम लोग को देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्या है नेक्स्ट हमारा, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्या करना है, फार्मूलेट करना है। हाइपोथेसिस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। ठीक, तो क्या है, assess the particular object system or events has certain characteristics। हमको क्या करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिस्टम और इवेंट पे क्या करना है, ऑब्जर्वेशन रखना है, जिससे हम क्या कर सके, हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सके। ठीक, सजेस्ट ए पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस ऑफ द फिनोमिना। ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे चल करके। पूरी हाइपोथेसिस की हमारी पूरी लेक्चर है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म किया जाता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अगर चाहें तो अपना स्टेप्स याद कर सकते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है हमारा स्टेप्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम लोग उस पहले स्लाइड्स में देख लिए थे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या हो गया, हमको हाइपोथेसिस को क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या हाइपोथेसिस हमारा सही है कि नहीं सही है। ठीक, क्या है, द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय कलेक्टिंग रेलेवेंट एविडेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। किससे हम कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के तरीके से और टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, और क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राइंग कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। किस तरीके से करना है, द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अभी हम रिसर्च के साइंटिफिक मेथड्स का स्टेप देख रहे हैं, मतलब एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स का। अभी हमको रिसर्च प्रोसेस अलग तरीके से देखना है कि उनमें कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। इसी की तरह होता है लेकिन थोड़े से उसमें ज्यादा स्टेप्स है, वही हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्या है, conclusions are drawn from the tested hypothesis are presented as generalization that consist of facts, concepts and principles। ये कैसे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए और प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए। हमारा जो कंक्लूजन बनाना है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। ठीक, ये हमारा क्या था, साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स थे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन करना है, वेरीफाई करना है, क्लासिफाई करना है इंफॉर्मेशन को, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स हमारे इस पूरे यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च नर्सिंग का क्या हो रहा है, जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उसमें हम किस तरीके से स्टेप्स को
फॉलो करेंगे। तो क्या है हमारा स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू। कहने का मतलब है कि जो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनको अब हम लोग देखेंगे कि किन किन स्टेप्स से हम क्या करते हैं, रिसर्च को बिल्ड करते हैं। तो क्या है हमारा, द रिसर्च प्रोसेस इज द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ सिस्टमैटिकली गैदर्ड फैक्ट्स अबाउट ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम लोग को अब क्या करना है, रिसर्च करना है। तो वो क्या है, रिसर्च प्रोसेस इज द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस सिस्टमैटिकली गैदर्ड फैक्ट्स। जो हमने सिस्टमैटिकली क्या किया है, फैक्ट को गैदर किया है, उसको हम क्या करेंगे, अब अपने प्रॉब्लम से किस तरीके से एग्जामिनेशन और एनालिसिस करके क्या करना है, अपने उसमें उतारना है। ठीक, तो क्या है हमारा, द रिसर्च प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू एज फॉलोज। कहने का मतलब है दो तरीके से हमको देखना है, कौन कौन सा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी हमारी होती है दोनों, उसके अंतर्गत हम लोग को देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी में, कौन कौन सा स्टेप्स हम फॉलो करेंगे क्वालिटेटिव स्टडी में। ठीक, तो पहला क्या देखेंगे, रिसर्च प्रोसेस फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, अब देखेंगे कौन कौन से रिसर्च प्रोसेस को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। बहुत लंबा है हमारा, कि हमारे पास लगभग 16-17 स्टेप्स हमारे पास होते हैं, उनको हम लोग को पूरा देखना है कि कैसे कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, या हम कैसे उसको बिल्डअप कर सकते हैं अपने रिसर्च को। ठीक है, तो क्या है हमारा, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर मूव्स फ्रॉम द बिगिनिंग, कहां से, बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ए स्टडी, फ्रेमिंग द क्वेश्चन फॉर्म करने से लेकर के, और जब तक उसका क्या नहीं मिल जाता है, आंसर नहीं मिल जाता है, तब तक ये क्वांटिटेटिव स्टडीज का स्टेप्स क्या करता है, चलता है। कहां से, फॉर बिगिनिंग, कब से, क्वेश्चंस को फॉर्म करने से लेकर के आंसर को प्राप्त करने तक जो स्टेप्स चलते हैं वो क्वांटिटेटिव स्टडी में होते हैं। ठीक, इन्हें लीनियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे सीक्वेंस होंगे, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन वो लीनियर सीक्वेंस में होंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासिफाई करना है, एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट करना है, उसको इंटरप्रिटेट करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी है। ठीक, क्या है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। बहुत सारे फेजेस में क्या किया गया है, इसको बहुत सारे फेजेस में क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। जो हमारा कौन सा है, क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वांटिटेटिव स्टडी क्या हो गई, हमारी क्वेश्चन फॉर्मिंग से लेकर के आंसर ऑब्टेनिंग आंसर तक पूरा जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो हमारा किस में जाएगा, क्वांटिटेटिव स्टडी में जाएगा। और क्या करेंगे, बहुत सारे फेज में हम लोगों ने इसको क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहला फेज क्या हो गया हमारा, फेज 1 क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल फेज। पहला क्या है, कॉन्सेप्चुअल फेज, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या है हमारा कॉन्सेप्चुअल फेज, द इनिशियल स्टेप इन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट involves activities with storage conceptual or intellectual elements. These activities includes reading, conceptualization, theorizing and reviewing ideas with colleague or guides. किसके से कर रहे हैं हम लोग, कलीग या गाइड से। हम लोग जब कोई रिसर्च करने जाते हैं तो हम पहले अपने गाइड को खोजते हैं, या हम अपने कलीग से या अपने दोस्तों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको क्या करने के लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को निकालने की हम लोग किस चीज पे क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला क्या है, कॉन्सेप्चुअल फेज, मतलब यहाँ पे हम अपने इंटेलेक्चुअल पावर की क्या करते हैं, यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, रीड करते हैं और रिव्यू करते हैं अपने आइडियाज को। ठीक है, किसके साथ, अपने गाइड के साथ कर सकते हैं और अपने कलीग के द्वारा कर सकते हैं। तो पहला कौन सा फेज हो गया, कॉन्सेप्चुअल फेज हो गया। फेज 1 कौन हो गया, कॉन्सेप्चुअल फेज हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर की यूज करते हैं, रीडिंग का यूज करेंगे और अपने कलीग और अपने गाइड से क्या करेंगे, इससे रिव्यू कराने का प्रयास करेंगे या खुद भी उसमें रिव्यू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, फेज 1 में ही स्टेप 1 चलेगा पर। ठीक, तो क्या है, फार्मुलेटिंग एंड डिलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फार्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, इन द रिसर्च प्रोसेस द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट वन वांट्स टू स्टडी, बिकॉज गुड रिसर्च डिपेंड लार्जली ऑन ए गुड टॉपिक सेलेक्टेड इन द बिगिनिंग। सिंपल सा कहने का मतलब है, जब हमारा रिसर्च सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हमको ये पता होता है कि कौन से एरिया में कौन से रिसर्च की हमको क्या है, नीड है। अगर हम नीड के हिसाब से कोई रिसर्च करते हैं तो जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमको पहले ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और किस एरिया में प्रॉब्लम है,
जो हमारी बिगिनिंग हमारी यहीं से शुरुआत होती है, जो हमारे रिसर्च की क्या है स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है या हम जहां पे क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वो कैसा एरिया और कितना इंटरेस्टेड है इस रिसर्च को क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, हिंट में हम लोग देखेंगे ए गुड रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर। पहले तो रिसर्चर की क्यूरियोसिटी पे और उसके इंटरेस्ट पे, जैसे किसी को जबरदस्ती कोई रिसर्च नहीं कराया जा सकता है, जब उस इंसान का इंटरेस्ट होता है या जब उस इंसान को क्या होता है, जरूरत लगती है, तब वो रिसर्च को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, और वो कैसे होता है, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हमारी क्यूरियोसिटी के ऊपर। जैसे एज ए रिसर्चर में मेरा जिस टॉपिक पे क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, जानने की इच्छा रहेगी, उस पर मैं रिसर्च बहुत अच्छा क्या कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्टेप 2 में क्या देखेंगे, स्टेप 1 हमारा हो गया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई या फॉर्मुलेट करना। नेक्स्ट हमारा रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर। हम रिलेटेड लिटरेचर का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, चाहे वो बुक हो गया, चाहे वो ऑनलाइन हो गया, चाहे जो हमारे गाइड्स हो गए, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, या हमारी जो एक्सपर्ट्स जो सलाह देते हैं, वो सब सारे हमारे क्या होते हैं, लिटरेचर को, जो मतलब हमको कहां कहां से क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वही हमारा लिटरेचर हो गया। ठीक है, उसको क्या करना है, रिव्यू करना है। प्रीवियस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिनोमेना और प्रॉब्लम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन सर्व एज ए स्ट्रांग फाउंडेशन ऑन विच द बेस इज डेवलप। ठीक है, मैं आपको सिंपली वर्ड्स में समझाता हूं कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर क्या होता है, कि किसी तरीके से क्या करना है, लिटरेचर को रिव्यू करना है, जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, रिव्यू करना है, या उसकी जांच पड़ताल करनी है, क्या वो चीज सही है कि नहीं सही है। ठीक है, कहां से हमने उस इंफॉर्मेशन को लिया है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लिया है। ठीक है, रिसर्च कैन इजीली फाइंड द आंसर टू द अबव मेंशन्ड क्वेश्चंस इफ ही डज ए थ्रो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। जब हम लिटरेचर की रिव्यू कर रहे होते हैं तो हमको आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई या फॉर्मुलेट करना है। दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा, रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर, उससे रिलेटेड जो हमारे लिटरेचर है उनको क्या करना है, रिव्यू करना है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग। स्टेप 3 क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। अब पहले ये देखना है कि क्या उसका क्लिनिकल फील्ड वर्क है कि नहीं है। कोई भी रिसर्च हम करने थोड़ी ना चले जाएंगे, उसका फील्ड वर्क क्या होना चाहिए, फील्ड वर्क भी होना चाहिए। क्या उस रिसर्च का हमारे क्लिनिकल में जरूरत है कि नहीं, हमारे प्रैक्टिस में जरूरत है कि नहीं है। तो क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क इज ए क्रूशियल स्टेप इन कंसेप्चुअल फेज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। बाय एंगेजिंग डायरेक्टली विद द क्लिनिकल सेटिंग्स, रिसर्च गेन फर्स्ट हैंड इंसाइट इनटू द चैलेंज ऑफ प्रैक्टिस द डायनेमिक्स ऑफ पेशेंट केयर। हमको ये पता होना चाहिए क्या हमारे इस रिसर्च, हम लोग नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई बहुत हाई लेवल की रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने नर्सिंग से रिलेटेड रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गोल होता है कि हम किस तरीके से पेशेंट को क्या कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या हमारा ये प्रॉब्लम या हमारा जो इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, या जो हमने आइडेंटिफाई किया स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, वो हमारे पेशेंट केयर को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमारे वो प्रैक्टिस को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही हमारा क्या हो गया, क्लिनिकल फील्ड वर्क हो गया। ठीक, और क्या है, डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क। और हम क्या करेंगे स्टेप 4 में, डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क। जो हमारा ढांचा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, या हमारा जो ब्लूप्रिंट है, उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क को क्या है, द एम ऑफ रिसर्चर इज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम लोग कल भी देखे थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या अलग अलग जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा, ठीक, द फाइंडिंग में है ब्रॉडर सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास जो रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप अगर हमको मिल जाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि इसकी कितनी यूटिलिटी है, इस रिसर्च की कितनी ज्यादा हमको जरूरत पड़ने वाली है, या ये कितना ज्यादा हमारे ऊपर अफेक्ट कर सकता है। तो स्टेप 4 क्या है, डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क। पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर हमारा क्या आ गया स्टेप 5 पे, फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर से हाइपोथेसिस क्या हो गया, फार्मुलेट करना है। ठीक है, अगर हमको यही नहीं पता कि हमको क्या अचीव करना है, हम क्या चाहते हैं इस रिसर्च से, तो क्या हो जाएगा, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, क्या है, हाइपोथेसिस ए स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब
क्या उम्मीद कर रहा है वो रिसर्चर इस रिसर्च से, ठीक है, वो चाहता है कि ये आउटकम निकल करके आए। तो क्या है हमारा expectations about the relationship between variables, which means a hypothesis are predictions of the expected outcomes। जो expected outcomes हम चाहते हैं इस रिसर्च से, वो भी हमको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। हमको ये पता होना चाहिए ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक। ए हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल एंड वेरिफिएबल। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, विच मींस वन कैन प्रिडिक्ट दैट स्मोकर्स आर मोर प्रोन टू डेवलप कैंसर। अब देखिए, हमको ये पता चल गया कि क्या है, जो स्मोकर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कैंसर के लिए प्रोन होते हैं, किसी ने कहा था, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पहला हमारा कॉन्सेप्चुअल फेज खत्म होगा। नेक्स्ट हमारा क्या शुरू होगा, फेज 2 डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। अब क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे और प्लानिंग फेज बनाएंगे, ठीक है। वो कंसेप्चुअल फेज खत्म हुआ, वो विचार करने वाली चीजें खत्म हुई, अब प्लान करने की जरूरत है। प्लान करने का मतलब अब किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल हो गया, इंटेलेक्चुअल पावर लग गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉलो हो गया, या हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, देख लिया, हमने फील्ड वर्क देख लिया, क्लिनिकल फील्ड वर्क हमने फ्रेम कर लिया, अपना जो फ्रेमवर्क डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस मेंटेन कर लिया कि ये चीज हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कैसे, मतलब अब प्लान करना है कि अब इस रिसर्च को और भी आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्टेप 2 क्या हो, फेज 2 क्या हो गया, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। ये क्या है संरचनात्मक और प्लानिंग फेज है, ठीक। इसमें क्या है, स्टेप 6 उसी से लेकर चलेंगे, 5 स्टेप कॉन्सेप्चुअल फेज में थे, ठीक है। छठवां स्टेप किस में जा रहा है, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज में। तो क्या है, सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन मतलब किन तरीके से हमको इसको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन इज ए ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द स्टडी दैट मैक्सिमाइज साइंटिफिक कंट्रोल टू इनहेंस द वैलिडिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। क्या करना है, डिजाइन मतलब होता है कि एक प्रकार का ब्लूप्रिंट अब क्या करना है, हम लोग को तैयार करना है कि इस रिसर्च को किस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रिसर्च डिजाइन आल्सो एक्सप्लेन्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी सच एज हाउ ऑफन डाटा विल बी कलेक्टेड। मतलब अब डिजाइन का मतलब ये होता है कि डिजाइन मतलब क्या हो गया कि हम कौन से डाटा को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, किन किन सोर्स से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ देखना है कि हम उस डाटा को किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजन विल बी मेड एंड वेयर द स्टडी विल टेक प्लेस। अब हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे इस स्टडी को क्या करना है, परिपूर्ण करना है, या किस तरह कहाँ पे इस स्टडी को उतारना है, और हमारा जो टारगेटेड पॉपुलेशन है धीरे धीरे यहां से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप 7 में क्या है, डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरवेंशंस। पहले क्या करना है, प्रोटोकॉल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। प्रोटोकॉल का मतलब जो नियम कानून है उसके, उनको क्या करना है, डेवलप करना है। तो क्या है यहाँ पे, this step ensures the intervention are applied consistently and effectively across study participants, which is essential for obtaining reliable and valid result। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप 8 आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन। अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, किसके ऊपर हमको इसको परफॉर्म करना है, या हम किसको चाहते हैं कि ये हमारे रिसर्च का क्या रहे, हिस्सा रहे, या हम कौन सा हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। स्टेप्स 8 तो क्या है, ए पॉपुलेशन इज द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट दैट हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वही पॉपुलेशन होना चाहिए जिनके पास कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। ये नहीं कि एक अलग इंटरेस्ट है, दूसरे का अलग इंटरेस्ट है, तीसरे का अलग इंटरेस्ट है और हमने उसको पॉपुलेशन में अपने क्या कर लिया, तब कभी भी रिसर्च नहीं हो सकता। कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल होना चाहिए हमारे रिसर्च को क्या करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक। क्या है, फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट माइट बी ऑल पेशेंट्स विथ हाइपरटेंशन। सारे पेशेंट किसके होने चाहिए, हाइपरटेंशन के होने चाहिए, या तो ऑल नर्सिंग टीचर्स होने चाहिए हमारे, या हमारा ऑल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। अब ऑल बीएससी स्टूडेंट्स में हम ये भी कह सकते हैं कि 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, इस तरीके के भी हम अपने पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक। और क्या है, और पूरे बीएससी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन नर्सिंग का कॉमन गोल ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा,
डिजाइनिंग द सैंपलिंग, सैंपलिंग को क्या करेंगे, डिजाइन करना है। स्टेप 9 में इस सैंपल इज ए सबसेट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, द टेक्निक ऑफ सैंपल कलेक्शन इज नोन एज सैंपलिंग। सैंपल हमारा क्या हो गया, वो इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। तो हमको जो सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करना है, किस तरीके से डिजाइन करके कलेक्ट करना है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सैंपलिंग। सैंपल को कलेक्ट करने का तरीका ही क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है। सैंपल हम लोग अपने नर्सिंग के जानते हैं, सैंपल मतलब क्या होता है, जैसे ब्लड का सैंपल लेना है, इन सब सारी चीजों का सैंपल लेना है, तो किस टेक्निक से लेना है वो हमारा क्या हो गया, सैंपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 10 क्या है, स्पेसिफाइंग मेथड्स टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल्स। और हमको ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से हमने रिसर्च वेरिएबल्स को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, ठीक है। कौन से मेथड से हम वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, अभी आगे चल करके हम लोग को टूल्स भी देखना पड़ेगा, सैंपल्स टूल्स देखने, सैंपलिंग टूल्स देखने हैं, वेरिएबल्स देखने हैं, किन किन तरीके से हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल या मेजरमेंट यूज करके हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें सैंपलिंग एरर भी देखना है, बहुत सारे सैंपलिंग एरर भी हमारे पास होते हैं। आगे चल करके जब हम यूनिट्स डील करेंगे तो उसमें सब कुछ देखना है हम लोग को, अभी हम लोग को क्या देखना है, स्टेप्स देखना है केवल, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मस्ट डेवलप द मीन्स टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल्स एक्यूरेटली। क्या करना है हमको, जो रिसर्च वेरिएबल्स है उनको एक्यूरेटली तरीके से हमको क्या करना है, मेजर करना है। हम कोई भी वेरिएबल्स को नहीं ऐड कर सकते, जो हमारे काम के वेरिएबल्स है उनको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। स्टेप 10 में क्या करेंगे, स्पेसिफाइंग मेथड टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप्स 11 में हमको क्या करना है, डेवलपिंग ए मेथड्स ऑफ और सेफगार्ड फॉर ह्यूमन और एनिमल्स। कल में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि सेफगार्ड होना चाहिए। सेफगार्ड का मतलब होना चाहिए जो भी हमारा पॉपुलेशन है वो कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 11 में हमको डेवलपिंग ए मेथड और सेफगार्ड फॉर ह्यूमन और एनिमल राइट्स, हमको ह्यूमन और एनिमल राइट्स का क्या करना है, सेफ गार्ड रखना है, उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है। उनके जो अधिकार है उनके अंदर ही हमको इस रिसर्च को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टडीज इन्वॉल्व ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, वन हैज टू फॉलो द इथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, while doing any research so that it does not harm the study subjects। कहने का मतलब है वो किसी भी पर्सन को या किसी भी एनिमल्स को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको क्या करना है, एथिकल कंसिडरेशन रखना है, ठीक। द रिसर्चर मस्ट पुट द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द इथिक्स कमेटी। हम क्या करेंगे, हमको कोई रिसर्च करना है तो हम इथिक्स कमेटी के क्या करेंगे, उसके आगे फ्रंट पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि ये रिसर्च हम करना चाहते हैं और उसका इथिकल कंसिडरेशंस लेंगे या उसका इथिकल क्लियरेंस लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 12 में क्या करेंगे, रिव्यूइंग एंड फाइनलाइजिंग द रिसर्च प्लान। अब हमने जो रिसर्च प्लान किया उसको क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। रिव्यू के साथ साथ उसको फाइनलाइज करेंगे, जो हमारा रिसर्च प्लान है, किस तरीके से हमको रिसर्च को क्या करना है, कंडक्ट करना है, ठीक। क्या है, द रिसर्च टूल शुड बी रिव्यूड फॉर द रीडेबिलिटी ऑफ द रिटन material to determine whether participant can understand the meaning of the questions being asked। क्या है, normally a research plan tool is critiqued by peers, consultants or other reviewers। सिंपल सा कहने का मतलब होता है, अगर हमको प्लान को अपने क्या करना है, एनालाइज करना है या प्लान को रिव्यू करना है और रिसर्च प्लान को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में किसी से बात कर सकते हैं और अपने रिव्यूअर से क्या कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। ये सब सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फेज 3। फेज 3 क्या है, इंपीरिकल फेज। इसमें कोई भी प्रकार का इमोशनल, कोई भी प्रकार का वो नहीं होगा, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल की बातें होंगी, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल बात होंगी, इसमें कोई थॉट्स की बात नहीं होगी, इसमें सारी चीजें क्या होंगी, प्रैक्टिकल्स बातें होंगी, ठीक। स्टेप 3, कलेक्टिंग ऑफ डाटा। डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कलेक्टिंग ऑफ डाटा इज एन इंपॉर्टेंट टास्क इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। प्लान इन्वॉल्व व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग डाटा विल बी कलेक्टेड। सिंपल सा कहने का मतलब होता है क्या डाटा कलेक्ट करना है, कब कलेक्ट करना है और कहां कलेक्ट करना है, एंड हाउ लॉन्ग डाटा विल बी कलेक्टेड, और कितने दिन तक डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। वैसे भी रिसर्च हमारा डेफिनिट टाइम में होता है, रिसर्च ये नहीं है कि कई साल तक चलते चले जाएंगे। नर्सिंग रिसर्च एक लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग 8th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में अपना रिसर्च शुरू करते हैं तो उसको सबमिट भी करना रहता है रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च हम लोग शुरू करेंगे तो रिसर्च एक डिफिनिट टाइम में होना होता है, ठीक है, नहीं तो फिर उस रिसर्च का कोई मतलब
नहीं निकल के आता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अब हम लोग को क्या करना है स्टेप 14 में, प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस। अब हमको क्या करना है, डाटा जो हमने प्रिपेयर किया है उसको क्या करना है, एनालिसिस के लिए प्रिपेयर रखना है। ठीक है, एनालिसिस अब करने की जरूरत आ गई है। क्या है हमारा, इट रेफर्स टू द computation of certain measures along with the searching for the pattern of relationship that exist among data groups. It involves preparing data for coding, एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब हमारा डाटा क्या हो गया है, एनालिसिस के लिए तैयार है। एनालिसिस का इनकोडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया एंड क्लासिफिकेशन के लिए अब क्या हो चुका है, पूरी तरीके से तैयार है, या उसको इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, एडिटिंग और क्लासिफिकेशन और कोडिंग के लिए। ठीक, अगर आप लोग को ये लाइंस नहीं समझ में आती है तो सिंपल सा अगर हम वर्ड से समझना चाहें तो प्रिपेयरिंग फॉर द डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए हमको अब क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। किस स्टेप में, स्टेप नंबर 14 में। ठीक है, डाटा कलेक्ट हो चुका है, डाटा को एनालिसिस भी तो करना है कि क्या वो चीज सही है कि नहीं सही है। अब उसको क्लासिफाई करना है, हमने उठा करके किसी तरीके से उसको अरेंज किया है, अब उसको एनालिसिस करेंगे कि वो सही है कि नहीं। अगर डायरेक्ट चाहें तो आप डायरेक्ट इस लाइन से ही याद कर सकते हैं कि एनालिसिस को क्या करना, सॉरी डाटा को क्या करना है, एनालिसिस के लिए अब तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेज 4 में वहां पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज है कि वहां पे प्रिपेयरिंग फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना था। यहां कौन सा फेज चालू हो गया, एनालिटिक फेज। अब यहाँ पे एनालिसिस करना है, वहां पे प्रिपेयर करना था, सारी चीजों को, डाटा को प्रिपेयर करना था। यहाँ पे डाटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है अब। ठीक है, वहां प्रिपेयर चल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डाटा एनालिसिस के लिए तैयार है पूरी तरीके से। तो क्या है स्टेप नंबर 15 में, एनालाइजिंग द डाटा, डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालाइज करने के लिए हमने तैयार कर लिया, अब डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना है उसको। अब नेक्स्ट क्या है, एनालाइजिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस टू ड्रॉ इन्फरेंसेस। इंफॉर्मेशन इज एनालाइज थ्रू स्टैटिकल प्रोसीजर, बहुत सारे स्टैटिकल प्रोसीजर होंगे। स्टैट्स में हम लोग को पढ़ना है पूरा किन किन तरीके से हमारे टूल्स होते हैं, स्टैट्स को किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां सिर्फ हमको ये जानना है कि स्टेप नंबर 15 में हमको क्या करना है, डाटा को एनालाइज करना है। डायरेक्ट स्टेप्स याद करना है तो 15 नंबर पे क्या करना है, एनालाइज द डाटा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, स्टेप नंबर 16 में इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना है। ठीक है, इंटरप्रिटेट में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ स्टडी रिजल्ट एंड एग्जामिनिंग देयर इम्प्लीकेशंस। ठीक है, द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स इन लाइट ऑफ प्रायर एविडेंस, थ्योरी एंड देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अब हमको क्या बताना है, ये इंटरप्रिटेट करना है कि क्या ये रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फेज 5 में क्या है, डिसमिनेशन फेज में क्या है, इन दिस फेज रिसर्चर्स कम्युनिकेट द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल द स्टडी रिजल्ट्स आर डिसमिनेटेड। सिंपल सा कहने का मतलब है अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए उसको तैयार करना है। ठीक है, अपने डाटा को कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है, तैयार करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स। यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टडी के फाइंडिंग्स को बताने के लिए, और यहाँ पे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं हम अपने, द फाइनल टास्क ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स। अदर्स के साथ हम लोग को क्या करना है, इसको शेयर आउट करना है। कौन हो सकता है, हमारे पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, हमारे कलीग हो सकते हैं, हमारे रिव्यूअर हो सकते हैं, हमारे गाइड हो सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। कम्युनिकेट किए बिना हम किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते। हमने तैयार कर लिया है, अब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, उसके रिपोर्ट देंगे कि ये चीजें तैयार हो गई हैं। स्टेप 18 में क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइंडिंग इन प्रैक्टिस। अब हमने क्या करना है, फाइंडिंग्स जो हमारी है उसको प्रैक्टिस में उतारना है। ठीक है, अब हमारी रिसर्च बन के तैयार है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस में उतारेंगे। अब उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे, क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या है, आइडली द कंक्लूडिंग स्टेप्स ऑफ हाई क्वालिटी स्टडी इज प्लान टू इट्स यूज इन प्रैक्टिस सेटिंग्स। प्रैक्टिस सेटिंग्स में हम इसको क्या करेंगे, प्लान करेंगे यूज करने के लिए। ठीक है, ये हमारा स्टेप्स 18 हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव स्टडीज में हमारे 18 स्टेप्स हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और एनालाइजिंग, ये सब सारी चीजें, इंपीरिकल फेज और फाइंडिंग, सब कुछ रिसर्च डिजाइन कर रहे थे हम लोग। वो सारे फेजेस में हम लोगों ने 18 स्टेप्स पढ़े किसके, क्वांटिटेटिव स्टडी के। ठीक है, बहुत आसान है, उनमें हम लोग को कुछ करने की जरूरत है। आधे से ज्यादा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था और आधे से ज्यादा हम लोगों ने
साइंटिफिक मेथड्स में भी पढ़ा, उसको हम लोग को 18 स्टेप्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अगर हमसे पूछा जाता है स्टेप्स तो हम लोग को लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। हम चाहे तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको सारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी रिसर्च प्रोसेस इन क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी 18 स्टेप्स हो गए। क्वालिटेटिव स्टडी में कुछ कम है, जो याद करने थोड़े आसान है, ठीक। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हैज फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है क्या करने का, कलेक्शन और एनालिसिस करने का डाटा। उसके साथ साथ क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स कैन कंटिन्यूअसली एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। फेजेज ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, सिंपल सा डायरेक्ट याद कर लीजिए कि कौन कौन से फेजेज हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है रिसर्च प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या करना है, रिव्यूइंग द लिटरेचर, ROL करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। उसके साथ स्पेसिफाइंग पर्पज एंड रिसर्च क्वेश्चंस, हमको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि रिसर्च का पर्पज क्या है, उसके क्वेश्चंस का पर्पज क्या है, ठीक है। कलेक्टिंग द डाटा, डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज द डाटा, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ डाटा, और रिपोर्टिंग द रिसर्च। और हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग द रिसर्च करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा हमारे इंटेलेक्चुअल पावर की जरूरत होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग एक्सप्लेन करें, नहीं तो हमारे पास बहुत आसान सा है, हम कौन कौन सा चीजें करेंगे। क्वालिटेटिव स्टडी में इतना ज्यादा स्टेप्स नहीं है, तो इसको याद करना बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होगा शुरू, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे रिसर्च प्रोसेस का, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। व्हाट इज द ईबीपी, ईबीपी के कंपोनेंट्स, ईबीपी के पर्पज, ईबीपी का एडवांटेज, ईबीपी का डिसएडवांटेज, बहुत सारी चीजें हम लोग को इसमें क्या करनी है, पढ़नी है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से, ठीक। तो व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ईबीपी, इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिख के पूछेगा, कभी भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लिख के नहीं आएगा, ईबीपी लिख कर आएगा। तो ईबीपी को हम लोग को क्या समझना है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, द फॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ईबीपी इमर्ज इन द 1990s, ठीक है। 1990 में क्या किया गया, इमर्ज किया गया। उसमें क्या है, विद द वर्क ऑफ रिसर्चर लाइक आर्की कॉकरेन, ठीक है। याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो और भी ठीक है, ठीक है। याद कर लीजिएगा कि कौन से रिसर्चर थे, आर्ची कॉकरेन थे, जिन्होंने क्या किया है, ईबीपी को पहली बार इमर्ज किया था 1990 में। याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक। तो क्या है, हु एडवोकेट फॉर द यूज ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू फूड क्लिनिकल ट्रायल्स टू गाइड मेडिकल प्रैक्टिस। इन्होंने कहा था कि इस तरीके से क्या होना चाहिए, हर मेडिकल प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, मतलब वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होना चाहिए। सिंपल सा एविडेंस का मतलब एविडेंस मतलब गवाह होता है हमारे पास, मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी प्रोसीजर किया जा रहा है तो उसका रैशनल होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए। हमारा सारा प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, मतलब उसका रैशनल होना चाहिए, वो क्यों परफॉर्म किया जा रहा है ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ ईबीपी। क्या है डेफिनेशन, ईबीपी इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर that integrates the best evidence from studies and patient care data with clinician expertise, patient preference and values। सिंपल सा कहने का मतलब होता है, हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके वैल्यू के आधार पर और उसके साथ साथ पेशेंट प्रेफरेंस के आधार पर हमारे जो प्रोसीजर होते हैं उनको किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ईबीपी। दो कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टीज, बेस्ट अवेलेबल क्लिनिकल एविडेंस। दो हमारे पास आ गए, इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टीज मींस द स्किल एंड जजमेंट दैट एन इंडिविजुअल हेल्थ केयर वर्कर हैव एक्वायर्ड थ्रू क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें क्या कर रहा है, पेशेंट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके आधार पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, बनती हुई चली आती हैं। हाँ, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो अपनी चीजों को बताते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, बेस्ट अवेलेबल क्लिनिकल एविडेंस मींस बोथ बेसिक मेडिकल साइंस एंड पेशेंट सेंटर्ड क्लिनिकल रिसर्च इंटरप्रिटेटिंग द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ थेरापेटिक इंटरवेंशन। और क्या करता है, हमारी जो मेडिकल साइंस होती है और उसके साथ साथ पेशेंट सेंटर्ड क्लिनिकल रिसर्च जो होती है वो हमको बताती है कि ये चीज सही है कि नहीं सही है, उसका मेडिकल प्रैक्टिस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो कंपोनेंट डायरेक्ट याद रखेंगे, दो कंपोनेंट्स हो गए, पहला इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टीज और बेस्ट अवेलेबल क्लिनिकल एविडेंस, ठीक है। क्लिनिकल एविडेंस का मतलब क्या वो प्रोसीजर अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, EBN, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग क्या है, इट इज एन अप्रोच ऑफ मेकिंग क्वालिटी डिसीजन एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर बेस्ड अपॉन पर्सनल एक्सपर्टीज इन कॉम्बिनेशन विद द मोस्ट करंट रेलिवेंट रिसर्च अवेलेबल ऑन द टॉपिक। सिंपल सा कहने का मतलब है, जो हमारे पास करंट अवेलेबल रिसर्च है उसके आधार पर हम जो भी चीज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीपी इन नर्सिंग प्रैक्टिस, क्या इंपॉर्टेंस है, ये ज्यादा जरूरी है। हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्यों जरूरी है हमारे नर्सिंग में, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ये जानना कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है उससे ज्यादा जरूरी है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग हमारे में क्यों जरूरत है। ठीक है, क्या हो सकता है, इट रिजल्ट्स इन बेटर पेशेंट आउटकम्स, ये क्या करता है, बेटर पेशेंट आउटकम्स में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा सहभागिता देता है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज जानते हैं और वो प्रोसीजर क्यों फॉलो किया जा रहा है तभी हम उस चीज पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, शो कराता है। ठीक है, और क्या, इट कंट्रीब्यूट्स टू द साइंस ऑफ नर्सिंग, और क्या करता है, ये हमारा जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो क्या करता है, जो साइंस ऑफ नर्सिंग होती है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है कि जो हमारी साइंस है वो कैसे नर्सिंग में क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। उसके बाद क्या है, इट कीप्स द प्रैक्टिसेस करंट एंड रेलिवेंट, और क्या करता है, हमको ये भी बताता है कि जो करंट सिनेरियो है, जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो हमारे इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए या पर्टिकुलर केस के लिए क्या है, रेलिवेंट है कि नहीं है। और क्या, इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, और हमको यह क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। जब हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोसीजर करना है तब हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। जब हमको ये पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इस वाले प्रैक्टिस से क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है, तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग, मतलब हम आंख बंद करके भी क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। आंख बंद करके मतलब ये होता है कि हम उस पर कोई भी प्रकार का समीक्षा नहीं करेंगे या उस पर कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। हमको पता है कि कोल्ड स्पंजिंग से फीवर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, एंटीपायरेटिक से क्या होते हैं हमारे, पैरासीटामोल से क्या होता है, डोलो से क्या होता है, ये सब सारी चीजें पता है, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर करंट एंड दीज इंक्लूड्स द लेटेस्ट रिसर्च, और क्या करता है, जो लेटेस्ट रिसर्च होते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ये सब सारे हमारे नर्सिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ द ईबीपी प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के प्रोसेस होते हैं कुछ। कल्टिवेट ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या है, रेफर्स टू एन एटीट्यूड इन विच क्वेश्चंस आर इनकरेज्ड टू बी आस्क्ड अबाउट एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, ये क्या करता है, हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस होती, सॉरी, जो हमारी क्या करती है, जो हमारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनमें क्या करता है, ये अपना रोल प्ले करता है कि मतलब किस तरीके से उसको क्या करना है, हेल्प करना है, या किस तरीके से हमको उसका आंसर आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आस्क क्लिनिकल क्वेश्चंस, ये क्या करता है, क्लिनिकल क्वेश्चंस आस्क करता है, PICOT। ठीक है, क्या है, फॉर्मेटेड क्वेश्चंस एड्रेसेस द पेशेंट पॉपुलेशन, पी से क्या हो गया, पेशेंट पॉपुलेशन हो गया, इशूज ऑफ इंटरेस्ट आर इंटरवेंशंस, आई हो गए, इसका फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है तो हम क्या लिखेंगे, पी से क्या हो जाएगा, पेशेंट पॉपुलेशन लिख सकते हैं, इशूज ऑफ इंटरेस्ट आर इंटरवेंशंस, आई हो गया, कंपैरिजन ग्रुप, सी हो गया हमारा, आउटकम्स क्या हो गए, ओ हो गया, एंड टाइम फ्रेम हो गया हमारा, टी। आस्किंग क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट, हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं इस किसमें, इस स्टेप्स में, PICOT से। ठीक, सर्च एंड कलेक्ट रिलेवेंट एविडेंस टू बिगिन द सर्च फॉर एविडेंस, यूज ईच कीवर्ड फ्रॉम द PICOT क्वेश्चंस दैट वाज फॉर्म, ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चंस यहाँ से कभी आता नहीं है, ईबीपी प्रोसेस से के स्टेप से हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है कि उसके कंपोनेंट्स बताइए और उसका इंपॉर्टेंस बताइए कि ईबीपी का इंपॉर्टेंस हमारे नर्सिंग में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, और भी कुछ हमारे पास स्टेप्स है, क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस टू बिगिन द प्रोसेस, 3 क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड फॉर डिटरमाइन द रिलेवेंस ऑफ एविडेंस, क्या हो सकता है हमारा, 3 क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स है, आर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी वैलिड, जो हमारा रिजल्ट्स है वो स्टडी वैलिड कर रहा है कि नहीं, विल द रिजल्ट विल बी एप्लीकेबल इन केयरिंग फॉर द पेशेंट, क्या जो रिजल्ट है वो क्या कर रहा है, हमारा अप्लाई करने लायक है कि नहीं करने लायक है हमारे पेशेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, integrate the evidence, a crucial step in the EBP process where the clinician combine the best available research finding with their clinical expertise and the preference or values of the patient, और जब हम हमारे पास को क्या हो जाती है, हमारे पास एविडेंस आ जाता है या हमारे पास जो प्रैक्टिस आ जाती है उसको अप्लाई करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है,
और क्या है हमारे पास, इवेल्युएट आउटकम्स, और क्या करना है, आउटकम्स को क्या करना है, इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। क्या है, टू इवेल्युएट वेदर द ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ पेशेंट आउटकम। कब इवेल्युएशन हमारा अच्छा होता है, जब हमको ये पता होता है या जब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट का आउटकम्स हुआ है, ठीक। और डिसमिनेट आउटकम्स, द लास्ट स्टेप इज टू शेयर द इंफॉर्मेशन स्पेशली इफ पॉजिटिव आउटकम्स आर अचीव। लास्ट स्टेप क्या होगा, हम जब अपने प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस है उसको अचीव कर लेते हैं या पॉजिटिव आउटकम्स आता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लास्ट स्टेप हो जाता है ईबीपी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कुछ बैरियर्स भी है हमारे पास, कुछ बैरियर्स भी है हमारे पास कि बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटिंग ईबीपी, कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं ईबीपी को क्या करने के, इम्प्लीमेंट ना कर पाने के, ठीक है। तो क्या है हमारा, लैक ऑफ वैल्यू फॉर रिसर्च इन प्रैक्टिस, हमारा क्या है, जो रिसर्च है, रिसर्च इन प्रैक्टिस, जो हमारा जो रिसर्च है उसकी वैल्यू क्या हो, कम हो या उसकी कमी हो जाए रिसर्च प्रैक्टिस में। उसके साथ साथ क्या है, डिफिकल्टी इन चेंजिंग प्रैक्टिस, और हमारे पास बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाए किसी प्रैक्टिस को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम अपने प्रैक्टिस को क्या नहीं कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कस्टम भी हो सकता है उसमें, ट्रेडिशन भी हो सकते हैं, हमारा रिसोर्सेज भी हो सकता है, बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं कि हम प्रैक्टिसेस को क्या नहीं कर पा रहे हैं, इनहांस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, और हमारे पास बहुत सा अच्छा रिसर्च है, बहुत सारा हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या नहीं किया है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ नॉलेज मेंटर, हमारे पास मेंटोर की कमी है, मेंटोर मतलब जो हमको सिखा रहे हैं या हमको जो गाइड कर रहे हैं उनकी ही कमी है, उनके नॉलेज में ही कमी है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, इनसफिशिएंट टाइम टू रिसर्च एंड कंडक्ट, और इसमें क्या है, बहुत कम टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है किसी रिसर्च को क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, या हमको उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, और हमारे पास क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च प्रोसेस हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है उसमें ही लैक ऑफ एजुकेशन है, हमको पता ही नहीं है कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द रिसर्च ईबीपी, और हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिसर्च का क्या है, कोई भी नॉलेज ही नहीं है, बहुत ज्यादा अल्प मात्रा में हमारे पास नॉलेज है, तब हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, और रिसर्च रिपोर्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके साथ साथ फीलिंग ओवरवेल्म बाय द प्रोसेस, और हम बहुत ज्यादा उससे क्या हो चुके हैं, ओवरवेल्म हो चुके हैं। सिंपल सा कहने का मतलब बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, आप 2-3 याद करिए कि लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है और प्रैक्टिस को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास मेंटोर्स की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जिससे हम यूपी को क्या नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, ओवरऑल स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा है, ईबीपी देखा है, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में हम लोगों ने देखा है। ये हमारा ओवरऑल क्या था, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस। उसमें हम लोगों ने क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी में हम लोगों ने 18 स्टेप्स देखे हैं, और क्वालिटेटिव स्टेप्स में हम लोगों ने क्या देखा है, बहुत सारे, बहुत ज्यादा 6-7 स्टेप्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए या उसका रेशनल होना चाहिए। उसके हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे, क्या क्या इंपॉर्टेंस, हमारे ईबीएन क्या होता है उसके बारे में देखा, और उसका बैरियर्स भी देखा, हम क्यों ईबीपी को क्या नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा क्या था, ओवरऑल फर्स्ट यूनिट क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग को सेकंड यूनिट देखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।